Hello students, this is your fifth lecture on Indian economics, class 11th chapter 1. Now we will start our discussion about foreign trade under the British rule. हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी की पोजीशन क्या थी. अबाउट एग्रीकल्चर वी हैव डिस्कस्ड. About industries we have discussed. Now in this video we will discuss about the foreign trade. देखिए, in the pre-British era, India was well-known exporter of finished goods. ठीक है, India was well-known exporter of finished goods. पिछली वीडियोस में अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एग्रीकल्चर तो बहुत बुरी हालत में था, जमींदार ने सब कंट्रोल किया हुआ था और ज़मींदार की इस एक्टिविटी की वजह से कि वो सिर्फ एक्सप्लॉइट करते थे हमारे फार्मर्स को, इंडियन एग्रीकल्चर ग्रो नहीं हो पा रहा था. बेसिकली जो पोजीशन थी. और जहाँ तक सवाल है इंडस्ट्रीज़ का, वो भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था वो बड़ा सिस्टमैटिकली ब्रिटिशर्स ने ख़राब किया. उन्होंने हम पर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी जिसकी वजह से हमारा माल फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं बिक पाया और अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट्स को, जो कि मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे, इंडिया में लाके बेचने लगे, जिससे हमारी इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री भी जो है वो ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट्स थे उन पर डिपेंड करने लगी. तो एक तरह से हम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में और अब इस वीडियो में हमारा स्ट्रेस रहेगा कि हम फॉरेन ट्रेड को समझें और साथ में इंडिया के डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में स्टडी करें. सो ये सारे फैक्टर्स हमें ये समझने में हेल्प करेंगे कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी. लेट्स स्टार्ट. सो जैसा मैंने कहा, इंडिया वाज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. तो जब हम ये बात कब की कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं प्री ब्रिटिश इरा की, यानी कि जब एक तरह से ब्रिटिश इंडिया में नहीं थे, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं. उस वक्त इंडिया जो है इट वाज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, यानी हमारा बना हुआ माल पूरे विश्व में बिकता था. जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, ये सब चीज़ें दिख रही है ना आपको, है ना. आयरन गुड्स हैं, वुडन गुड्स हैं, आइवरी वर्क है, हाथी दांत का काम, प्रेशियस स्टोन्स, इंडिया की ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें भी बहुत पूरे वर्ल्ड में बिकती थी. लेकिन ब्रिटिश इरा ने क्या किया? दे कन्वर्टेड इंडिया. ब्रिटिश इरा ने क्या किया? दे कन्वर्टेड इंडिया. किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया? इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. बेसिकली उन्होंने यही हमारे साथ खराब काम किया कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट इंडिया में बेचना शुरू कर दिया. आ रही बात समझ में? तो हम ये चीज़ यहाँ पर समझ पाएंगे इस चीज़ से कि जैसा मैंने अभी आपको समझाया इसमें कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि यहाँ का रॉ मटेरियल वो अपनी कंट्री में ले जाते थे. इंडिया इज सच ए वास्ट कंट्री, सच ए बिग कंट्री. आप सब ने मैप्स के अंदर स्टडी किया होगा, तो अगर हम देखें ध्यान से तो जैसे एक ज्योग्राफिकल मैप के एंगल से भी देखें तो ब्रिटेन तो एक बहुत छोटा एरिया था और इंडिया उसके हिसाब से बहुत बड़ी थी. तो यहाँ पर चारों तरफ, जिसको कहते हैं ना हिंदी में खनिज पदार्थ, मिनरल्स, वो पूरे एकदम ह्यूज क्वांटिटी में थे. तो उन्होंने क्या किया? यहाँ से सारा रॉ मटेरियल वो अपनी कंट्री में ले गए और वहाँ का बना हुआ प्रोडक्ट वो इंडिया में बेचने लगे. तो जहाँ तक फॉरेन ट्रेड से जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉरेन ट्रेड. तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि भाई हमने ये देखना है कि हमारा एक्सपोर्ट क्या था, इंपोर्ट क्या था. तो जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक्सपोर्ट के नाम पर सिर्फ रॉ मटेरियल ले गए यहाँ से. अब वो तो एकदम सस्ते में मिलता है और वहाँ से बना के लाए वो अपने प्रोडक्ट्स और उसको यहीं पर लाकर उसको बेचे. यानी एक तरह से हमारी चीज़ ले जाके अपने यहाँ पर फैक्ट्रीज में उसको मैन्युफैक्चर करके इंडिया में लाके उन्होंने बेचा और ऐसा करने से उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न किए. सो अगर हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड की, तो सबसे पहली बात वही बात आती है कि दैट इंडिया वाज ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. दूसरा, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड. मोनोपोली कंट्रोल, मोनोपोली वर्ड का मतलब ये होता है कि बेसिकली एक ही बंदा पूरा कंट्रोल कर रहा है. तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो टोटली की टोटली, अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने इसको पूरा कंट्रोल कर रखा था. जब प्री ब्रिटिश इरा था तो इंडिया पूरे वर्ल्ड के साथ डील किया करता था, लेकिन जब ब्रिटेन आ गया तो सारी डीलिंग्स मोर और लेस ब्रिटेन के थ्रू होने लगी. वो हमें पूरी तरह से गाइड करने लगा, कंट्रोल करने लगा और सारी हमारी फॉरेन ट्रेड की एक्टिविटीज़ ब्रिटेन पर ही चैनलाइज्ड हो गई. भाई नेचुरली उसने हमें कंट्रोल किया हुआ था, तो उस चीज़ से फिर इंडिया को बहुत नुकसान हुआ.
है ना। तो यही बताया जा रहा है कि मोर देन 50% ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन, और कोई इसमें उपाय नहीं था। सरप्लस ट्रेड, देखिए ट्रेड की डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे। जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली एक कंट्री के एंगल से ओवरऑल या तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा या इंपोर्ट ज़्यादा होगा। मज़े की बात यह है या खुशी की बात यह है या अच्छी बात यह है कि उस समय हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था, यानी कि कंट्री के पास इनकम ज़्यादा थी, खर्चा कम था इंपोर्ट का। लेकिन फ़ायदा क्या है, ब्रिटिशर्स उस पैसे को यूज़ करते थे, हमारे बिजनेस का पैसा वो लोग यूज़ करते थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारा ही पैसा यूज़ करते थे, लेकिन उसमें इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। वो तो अपने बेनिफिट के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल किया करते थे, इंडिया को उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। अभी हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले चलिए हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो कि ये सरप्लस ट्रेड का क्या मतलब है। अब जैसे मैंने यहाँ पर दिया है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक चीज़ दी है मैंने ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस का मतलब है जब कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो, यानी हम बेच ज़्यादा रहे हैं, खरीद कम रहे हैं, दैट इज ट्रेड सरप्लस। और दूसरी टर्मिनोलॉजी दी गई है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या हुआ, जब इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। सो ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा आर एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड इंपोर्ट्स। ये चीज़ देखा जाए तो पॉजिटिव है। आज मेरे ख्याल से हमारी कंट्री में ये पोजीशन नहीं है। तो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थे, इंपोर्ट्स कम थे, तो ओवरऑल बेनिफिट की सिचुएशन है। लेकिन वो एक्सपोर्ट जो था वो प्राइमरी गुड्स का था, इट वाज एन एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स, दैट वाज द प्रॉब्लम। बात आ रही समझ में, वो एक्सपोर्ट जो है वो प्राइमरी गुड्स का था, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बढ़ी, राइट। तो यहां पर आपने देखा, मैंने यही एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी वो इस बात से भी एग्जिबिट हो रही थी कि हम फिनिश गुड्स के तो इंपोर्टर बन गए थे और रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन गए थे। एक बिजनेस के एंगल से ये चीज़ सही नहीं है। ये तो वैसा हो गया कि जैसे जंगल है, उसकी लकड़ी काट के बेच दी और फिर हमारी लकड़ी से वो बाहर से ले जाके फर्नीचर बना के ले आए और उसको हमने खरीदा। तो लकड़ी तो बिकी, माना फॉर एग्जांपल आप भी समझ सकते हैं, एकदम सस्ते भाव में, और महंगा फर्नीचर उससे जो बन के आया वो हमने 10 गुने 100 गुने दाम पर खरीदा। तो ऑब्वियसली फिर इंडिया को तो नुकसान इस सिचुएशन में होना ही था, है ना। अब जहाँ तक सवाल है यूज़ ऑफ सरप्लस का, यहाँ ऊपर बात चल रही थी सरप्लस की, ट्रेड सरप्लस की, दैट सरप्लस ट्रेड वाज देयर बट इट वाज ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स। तो वही चीज़ अब यहाँ पर भी आ रही है कि वो जो सरप्लस था वो दैट प्रूव टू बी अ ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। कैसे हुआ, क्योंकि जो सरप्लस, जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करने से पैसा कमाया भी गया, वो इंडिया के लिए यूज़ नहीं हो पाया। अल्टीमेटली वो सारा पैसा ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ हुआ। कैसे हुआ, सबसे पहले तो ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दबा के पैसा खर्चते थे वो। मैंने ऐसा सुना है कि भाई उनको सर्दी लगती थी, गर्मी लगती थी, तो सर्दियों के दिनों में वो शिमला चले जाते थे, द समर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कितना वो मतलब हर चीज़ में उनके दुनिया भर के उन्होंने अपनी आर्मीज़ यहाँ डेवलप की हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बनाया हुआ था। सो हमारे ऊपर रूल करने के लिए हमारा ही पैसा वो यूज़ करते थे और नेचुरली वो ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस खर्च रहे थे, तो वो सारा यहीं से तो आ रहा था। और दूसरा वो टू फाइट वॉर्स, सेकंड चीज़ क्या, किस चीज़ में वो पैसा खर्चते थे, वॉर्स को फाइट करने में। उनका तो कुछ जान ही रहा था ना, देखा जाए तो लड़ाई करने के लिए वो हमारे ही सोल्जर्स यूज़ कर लेते थे, है ना, हमारा ही पैसा यूज़ कर लेते थे और अपने आप को और स्ट्रांग करने के लिए, है ना। देयर पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये है ना पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। जहाँ तक पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म का सवाल है, बेसिकली इसके अंदर क्या था कि वो एक कंट्री दूसरे को कंट्रोल करती, यानी उनकी एक पॉलिसी थी, है ना। वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को जीतें। तो जैसा अभी हमने देखा, हमने 2 पॉइंट बेसिकली समझे कि जो पैसा इंडिया से एक्सपोर्ट करके वो कमाते थे, उस पैसे को वो 2 चीज़ों में मेनली यूज़ करते थे। एक तो मेनली वो एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा ज़्यादा करते थे, यहाँ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा था उस पर वो पैसा खर्चते थे। और दूसरा वो हर समय फाइटिंग दी वॉर्स, जो है वो लड़ाइयाँ करने में बिलीव करते थे और दूसरी कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते थे, अपने आप को वो एक तरह से अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश करते थे। बट इससे क्या हुआ, वो जो सरप्लस था, वो सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया ना। दैट इज द हाइट ऑफ दिस ना, कि हम कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस था, बट वो पैसा कभी इंडिया के लिए यूज नहीं हो पाया। दैट वाज द प्रॉब्लम ना, कि दैट द सरप्लस वर नॉट यूज्ड फॉर द इंडियन ट्रेड, दैट वाज द प्रॉब्लम। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको एग्रीकल्चरल की वीडियो में भी यही पढ़ाया था कि जो हमारे ज़मींदार थे,
किसान अगर हमें ज़्यादा कमा के भी देते थे तो वो उस पैसे का इस्तेमाल खेती में नहीं करते थे, वो अपनी लेविश लाइफ जीने में उस सारे पैसे को ख़राब कर देते थे। तो ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया से खूब कमाया, लेकिन उन्होंने यहाँ के ट्रेड से कमा के वो पैसा यहाँ के ट्रेड पर इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने उस पैसे को यूज़ किया यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में और फाइटिंग ऑफ वॉर्स में। उसकी वजह से हमारा जो बिजनेस था वो तो कभी बढ़ा ही नहीं, इंडिया को तो फ़ायदा कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, सो नाउ वी कैन डेफिनेटली कंक्लूड दैट पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस वाज एलिवेटेड। ये जो दो चीज़ें थी इनमें कहीं कोई कमी नहीं आई, ये पहले की तरह ही बढ़ी रही और इंडिया जो है जैसा पहले गरीब था वैसे ही गरीब रहा। जो हमारे यहाँ पिछड़ापन था, बैकवर्डनेस, उसमें भी कहीं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। ये दोनों चीज़ें ऐसी ही रही हमेशा। इसमें ये एक प्रॉब्लम हमेशा हमारी खड़ी रही, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस, क्योंकि जो हमारे रूलर्स थे उस समय उनकी इंटेंशन सिर्फ एक्सप्लॉइट करने की थी, हमारे को प्रमोट करने की नहीं। ठीक है, चलिए तो अब मेरा डिस्कशन यहाँ पर कंक्लूड होता है अबाउट द फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है ना, ओवरऑल कितनी पॉपुलेशन पड़ी हुई है, कितनी नहीं पड़ी हुई। तो ये जो सारे डिस्कशन हैं ये कहलाता है डेमोग्राफी। सो इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ, डेथ, डिसीजेज इन ए कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें ब्रिटिश रूल में, तो वो भी बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी को ही एग्जिबिट करता है। यानी कि कहीं ना कहीं हर चीज़, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे फॉरेन ट्रेड है, हर चीज़, इंडियन इकोनॉमी उस समय बैकवर्ड थी, इंडियन इकोनॉमी उस समय स्टेगनेंट थी, यही चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, जैसे मैंने समझाया अभी आपको कि हमारी जो जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सारे इंडिकेटर्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड थी और इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्टेगनेंट थी। अभी हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखेंगे जिसमें बर्थ, डेथ और डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी सारा यही इंडिकेट करेगा। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट की। देखिए, जहाँ तक सवाल है बर्थ एंड डेथ रेट का, तो उस समय बर्थ रेट 48 पर 1000 था और डेथ रेट 40 पर 1000 है ना। 48 पर 1000 जो है वो उस समय हमारा बर्थ रेट था और डेथ रेट भी एक रीजनेबली हाई है, इट इज़ 40 पर 1000। सो ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं पॉवर्टी। जब गरीबी ज़्यादा होती है ना तो बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, लोग जो है वो सोचते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी या हमारे घर में ज़्यादा बच्चे होंगे तो कल को सब मिलके कमाएंगे तो उससे हमारी गरीबी दूर होगी। और जब गरीबी होती है तब लोग अपना इलाज नहीं करा पाते, बीमारियां हो जाती हैं, मर जाते हैं, तो डेथ रेट भी हाई है। 1000 में से 40 आदमी तो हर साल ही मर जा रहे हैं और बर्थ रेट भी हाई है। इसी तरह से अगर हम सेकंड पॉइंट पे जाएं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, जो छोटा बच्चा 1 साल से उसकी कितनी डेथ होगी, तो आप देख के हैरान होंगे कि उस समय ये रेट 218 था पर 1000। ह्यूज रेट है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये ह्यूज रेट है। 218 बच्चे 1000 में से उस समय मर जाते थे। यानी कि ब्रिटिशर्स ने ढंग से हमारे को हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दी हुई थी, है ना। लोग पैदा भी ज़्यादा हो रहे थे, डेथ भी ज़्यादा हो रही थी। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको तो मेरे को पढ़ के हैरानी हुई कि क्या उस इरा में ब्रिटिशर्स ने 150 साल से ज़्यादा हमारे पास रूल किया और उन्होंने बिल्कुल भी मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं की। 1000 में से मोर देन 200 किड्स मर जाते थे। इट वॉज सच ए हाई मोर्टेलिटी रेट, सच ए हाई मोर्टेलिटी रेट, जो कि अभी 42 पर 1000 पर आ गया है। अभी भी मैं कहूँगा ज़्यादा है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आप देखिए कितना चेंज आया है। जो उस जमाने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो जो उस जमाने में 32 थी वो अभी 66 ईयर्स हो गई है। कितना इम्प्रूवमेंट आया है इस चीज़ में। आप ये देखिए कि जो उस जमाने में सिर्फ 32 ईयर्स थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो अभी बढ़ के 66 ईयर्स हो गई। तो खैर, हमारा जो डिस्कशन है वो है किस समय का, हमारा डिस्कशन चल रहा है सारा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये इंडिकेट कर रहा है लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ मीन्स टू अवेल देम। मतलब अवेल ही नहीं कर पा रहे। एक बेनिफिट है भी, मान लेते हैं बेनिफिट 40 किलोमीटर दूर कोई हॉस्पिटल खुला हुआ है, तो हम बीमार हैं, हम 40 किलोमीटर रोज जाके कैसे इलाज कराएंगे जब तक कि हमारे घर के नज़दीक हॉस्पिटल ना हो। इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी नहीं है कि चलो जी इजीली चले गए। आज तो मेट्रो है, बसेज हैं, सो मेनी थिंग्स, तब तो कुछ नहीं था, कैसे जाएं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें यही इंडिकेट कर रही हैं कि उस समय
लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की, तो उस समय हमारा लिटरेसी रेट भी बहुत पुअर था। बात आ रही समझ में? लिटरेसी रेट था सिर्फ 16%, 100 में से 16 लोग पढ़े हुए, 84 अनपढ़। और फीमेल लिटरेसी रेट, माय गॉड, ओनली 7%, 93% ऑफ वीमेन इलिटरेटेड। यही रीज़न था कि उनको कोई भी भड़का देता था, समाज में दुनिया भर की कुरीतियाँ थी और कुपोषण था, हर तरह से, मतलब नेचुरली कोई आदमी पढ़ा लिखा होता तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पाता है, तो कोई भी चीज़ तो ठीक नहीं थी हमारी कंट्री की। तो दैट मीन्स द ब्रिटिशर्स वर एज सच नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द कंट्री। उसके बाद हम देखें तो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने, अब लोग अनपढ़ हैं, उनको गाइड कौन करे कि भैया ज़्यादा पॉपुलेशन से प्रॉब्लम होगी। रादर वो ये सोचते थे कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो कंट्री की इनकम बढ़ेगी, हमारे परिवार की इनकम बढ़ेगी, जबकि है उल्टा। सो पॉपुलेशन कम होने की वजह से तो कुछ कंट्रीज आज एडवांस्ड हैं, कम लोग हैं, कोई भी फैसिलिटी क्रिएट करो तो वो लोग यूज़ कर पाते हैं, है ना। लेकिन अगर कंट्री की पॉपुलेशन हाई हो, अब आप देखिए ना, यहाँ पर अब मैं दिल्ली के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर दिल्ली मेट्रो एक बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी क्राउडेड होती है समटाइम्स कि उसमें ट्रैवल करना मुश्किल होता है। तो जो बेसिकली ऑब्जेक्ट था वो सारा ऑब्जेक्ट ही ऐसा लगता है जैसे डिफीट सा हो गया, या उतना उसका एंजॉय नहीं कर पा रहे बेनिफिट का जो क्रिएट किया गया। बसेज हैं, टैक्सीज हैं, देखा जाए तो लोकल ट्रेन्स भी हैं, सब कुछ हैं। किसी भी शहर के अंदर अपनी तरफ से वहाँ की जो नगर पालिका है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सारी कोशिश करती है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो पॉपुलेशन कभी उस सिचुएशन को एंजॉय नहीं करने देती। तो इसका सेंसस जो गिनती है, जनगणना जिसको बोलते हैं, वो ब्रिटिश रूल में 1881 में शुरू हुई। 1921 तक ये प्लस माइनस होती थी। अब आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, 1891 में ये 23.87 करोड़ थी, 1901 में ये स्लाइटली डाउन हुई 23.83 करोड़, फिर 1911 में ये बढ़ गई 25.21, 1921 में फिर से स्लाइटली डाउन हुई 25.14 करोड़, उसके बाद बस ये बढ़ती गई 27.9, 31.86। इसीलिए 1921 को हम ट्रीट करते हैं एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि उसके बाद जो है, उससे पहले जो है हमारी पॉपुलेशन कम ज़्यादा होती थी, लेकिन उसके बाद ये कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है। सो अभी तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज़ फेसिंग द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। खैर, तो वैसे तो आप सब जानते हैं हाई पॉपुलेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एक तो सबसे ज़्यादा बर्डन आता है मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट पे। सोच के देखिए, अगर एक परिवार में 2 बच्चे हों तो वो सोचेंगे ना कि चलो भाई इनको पढ़ाएं, कुछ करें। अगर 6 बच्चे हों, 8 बच्चे हों, तो सबसे पहले तो वही सोचेंगे ना, राशन खरीदें, इनके लिए कपड़ा खरीदें, इनके लिए जूता खरीदें, रात को सोने के लिए सबके पास प्रॉपर बेड्स होते हैं, सर्दियाँ आ जाएँ तो चलो भाई स्वेटर खरीदें। यानी कि ग्रोथ के बारे में या प्रोग्रेस के बारे में तो दिमाग ही नहीं चलेगा ना, सबसे पहले तो उनको मेंटेन करने का चलेगा। ऐसे ही कंट्री के एंगल से सोचिए, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, यही सोचेंगे ना यार इनको पहले मेंटेन कर लो, बाकी चीज़ें तो बाद में देखेंगे, नहीं। सो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट वाज लो। कहाँ से आएगी ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट? दिमाग तो इसी पे चलता रहेगा ना कि भाई कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम पहले इसको मेंटेन कर पाएँ। सो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट तो लो थी, मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट ही ज़्यादा थी, है ना। And again indicating the backwardness and stagnation, right? So population become an alarming issue from 1951, and we can say that India was facing the problem of population explosion. So country के अंदर बहुत problems थी on the eve of independence, जिसकी वजह से इंडिया ग्रो नहीं कर पा रही थी। इस वीडियो में भी हमने स्टडी किया, फॉरेन ट्रेड के बारे में हमने स्टडी किया। हमने देखा कि फॉरेन ट्रेड के अंदर इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा था और वहाँ के बने हुए, ब्रिटेन के बने हुए सारे फिनिश प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट्स के अंदर आ रहे थे। 50% से ज़्यादा हमारा बिजनेस वही लोग कंट्रोल कर रहे थे। बेशक हमारा एक्सपोर्ट हाई था, वी वर हैविंग ट्रेड सरप्लस, बट वो सरप्लस ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज़ हो रहे थे और पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म के हिसाब से फाइटिंग ऑफ वॉर्स टू कंट्रोल द होल वर्ल्ड, उसमें यूज़ हो रहे थे, है ना। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में भी हमने पढ़ा कि डेथ रेट हाई था, बर्थ रेट हाई था, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हाई था, लिटरेसी रेट वेरी लो, है ना, और साथ में पॉपुलेशन वेरी हाई। तो कुल मिला के ब्रिटिशर्स ने हमें एक ऐसी इकोनॉमी दी थी जिसको 5 ईयर प्लान्स के थ्रू बचाने की इंडिया ने कोशिश की, जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स कि क्या गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान्स रहे, क्या उनके ऑब्जेक्ट रहे। बाकी फ़िलहाल जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है सारा निराशाजनक रहा है, टोटली डिसअपॉइंटिंग। थोड़े सा इस चैप्टर के अंदर अभी और बचा है, मे बी इन ए 1 or 2 वीडियो आई विल फिनिश दिस एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द 5 ईयर प्लान्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।